तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हम पढ़ने वाले हैं आज, जो आपकी 40 सीरीज में ध्यान दीजिएगा, 40 सीरीज में जो आपकी क्या ध्यान दीजिएगा, जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, तो उस प्रैक्टिस सेट में आपकी केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, फिजिक्स का भी हुआ, बायोलॉजी का भी हुआ और जीएस का मैंने करवा दिया है। 9 प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का आज होगा, ठीक है ना। फिजिक्स में 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक हुए हैं उसमें अपलोड, तो उसको मैंने आपको पूरा यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो धर्मेंद्र सर ने जो पढ़ाया हुआ है उसका मैं आपको रिवीजन करने वाले हैं। तो मापक यंत्र की बात करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जो आपके मापक यंत्र होते हैं। हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो चलिए मापक यंत्र की बात कर लेते हैं। तो राशियों को मापने वाले यंत्र जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा उस पर जो क्वेश्चन है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, वाहन की तय की गई दूरी को मापने में लगता है। जो आपके बाइक में होते हैं, बाइक में आप देखे होंगे जो आपके ओडोमीटर लगे होते हैं ना, वो जो वाहन होते हैं, मतलब जैसे आपका टैक्सी हो गया, सब में लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, जो दूरी होती है ना, कितनी दूरी चली गई आपकी गाड़ी, उसके मापन के लिए करते हैं ओडोमीटर का प्रयोग, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई मापने के लिए उपयोग में किया जाता है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा अल्टीमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला मापक आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व को मापता है। क्या करता है, हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व को मापता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, हवा की आर्द्रता को, हवा की आर्द्रता को मापता है, ठीक है। कि कितने यहाँ पे आपका नमी है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ों को मापता है यहाँ पर, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडल के दाब को मापने का कार्य करता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडल के दाब को मापने का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अपना आपका क्या हो जाएगा, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या करता है, ग्रहों की ऊंचाई को जानने हेतु किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी है, क्या है, मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया था, मोनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीटर की बात करेंगे। विद्युत धारा मापने के लिए किया था अमीटर का उपयोग, किसके लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है अमीटर का उपयोग। और ध्यान दीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो वोल्ट मीटर का उपयोग क्या होता है, विभवांतर मापने के लिए किया था। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है, जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का उपयोग हम किस में करते हैं, जायरोस्कोप का उपयोग हम करते हैं घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए जायरोस्कोप का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हालांकि जो पीडीएफ है तो लैग कर रही है, इसको थोड़ा मैं देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग हम किस लिए करते हैं, चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 6.7 रिक्टर स्केल आपका मात्रक यूनिट होता है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर वायु की गति। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की गति। आप कभी जाएंगे पुल पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरीके का यंत्र लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, ये वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, वायु को गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पैग्मोमैनोमीटर। स्पैग्नोमैग्नोमीटर इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग,
स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ देखिए क्या करता है, ये झूठ का पता लगाने वाला उपकरण है। पॉलीग्राफ क्या होता है ना, ये झूठ का पता लगाने वाला उपकरण होता है। हालांकि इसमें आपको एक एनेस्थीसिया दी जाती है, एक सुई लगाई जाती है जिसमें आप बेहोश हो जाते हैं। फिर इस यंत्र का उपयोग करके हम क्या करते हैं, झूठ का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आप सभी को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए बोलोमीटर, बोलोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अगर बोलोमीटर की बात करें तो बोलोमीटर का उपयोग हम तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। टैकोमीटर, टैकोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? आरपीएम को मापने के लिए किया। टैकोमीटर का उपयोग आरपीएम को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पायरो हेलियोमीटर। पायरो हेलियोमीटर किसका उपयोग करेंगे? सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाएगा। पायरो हेलियोमीटर उस सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ताप सूर्य मापन के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर क्या करता है, आपको उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर किसका उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए थर्मामीटर, ताप मापने के लिए किया था। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए? ताप मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए? ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? क्रोनोमीटर का उपयोग हम करते हैं ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? पेरिस्कोप। क्या किया जाता है? पेरिस्कोप उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए गति और मोशन की बात कर लेते हैं, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की जो इकाई एसआई होती है, मतलब एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? कूलाम होती है। ओम का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। हर्ट्ज का आवृत्ति होती है। एम्पियर की धारा होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो जूल आपका हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। दीप्त, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? कैंडिला आपकी होती है। क्या होती है? कैंडिला आपका होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो मीटर आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? तो गति और वेग के मात्रक क्या होते हैं? समान आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मीटर, ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग आपका हो जाएगा चाल, स्पीड। जूल, जूल किसका? कार्य का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, वर्क का आपका हो जाएगा। किलोमीटर प्रति सेकंड आपका संयोग का, संवेग का, आवेग का, मोमेंटम का और इम्पल्स जिसे आप कहते हैं। न्यूटन भार का हो जाएगा, बल का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए मापन, मापन की 10 की घातें आपका ध्यान दीजिएगा। 10 की घातें में क्या क्या चीजें आती हैं आपको याद कर लीजिएगा। ये भी देखिए, अगर 10 घाते 3 रहेगा तो किलो, 6 रहेगा तो मेगा, 9 रहेगा तो गीगा, 12 रहेगा टेरा, 15 रहेगा तो पेटा आपका हो जाएगा। और 10 घाते 11 हेक्सा, 10 घाते 21 जेटा और 10 घाते 24 योट्टा आपका होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम आपका होता है। पीको होता है, फेम्टो होता है, एट्टो होता है, जेप्टो होता है, एक्टो आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में 10 घाते -18 का उपसर्ग क्या है? अट्टो आपका होता है। क्या होता है? अट्टो आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति में गुणज 10 घाते -15 का
उपसर्ग क्या है, फेमटो आपका होता है, क्या होता है, फेमटो आपका होता है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग क्या हो जाएगा, योट्टा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योट्टा आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साई पद्धति में गुणज 10⁻−21 का उपसर्ग क्या हो जाएगा, जेप्टो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेप्टो आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए मापन मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आपके लिए, ताप में स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, तो कैलोमीटर से मापा जाता है, किससे, कैलोरी मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना, कैलोरी मीटर से मापा जाता है, ठीक। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। असंपीड़ित तरल की प्रवाह की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है, किसका, वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और थर्माकपल का तापमान में अंतर के लिए, और तरल के द्रव की गति को मापने के लिए एनोमीटर वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, गति की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है, तो ये सरल रेखीय गति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, समय अवधि का सूत्र क्या है, तो वेग बटे आवृत्ति आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बटे आवृत्ति आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वेग प्रति समय, क्या होगा, वेग प्रति समय, त्वरण बराबर वेग प्रति समय, यानी वी/टी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, v+v/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग अच्छी तरीके से, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्ति गति का वर्णन किया जाता है, तो घड़ी की सुई के गति के द्वारा किया कहता है एक समान गति का उदाहरण दिया जाता है आपका, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, v² - u² 2as, ये नहीं है, बाकी देखिए ये नहीं है, v-u a+t ये नहीं है, बाकी सब आपको हो जाएंगे, b² - u² बराबर 2as, v बराबर u+at, s बराबर ut + ½ at², सब आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है, तो वह विरामावस्था ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए, तो न्यूटन का पहला नियम आपका हो जाएगा, और बल की परिभाषा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो किसी पिंड के द्रव्यमान और गुणनफल का वेग संवेग कहलाता है, क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। m इंटू वी बराबर संवेग इंटू मोमेंट बराबर सदिश वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, किसी पिंड के लिए आपका, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, बल बटे त्वरण क्या होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, m बराबर बल बटे त्वरण आपका होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान में मापा जाता है, किसमें, द्रव्यमान में मापा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या हो जाएगा, F बराबर ma आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह जड़त्व के कारण होता है। किस कारण? जड़त्व के कारण आपका होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम दर्शाता है। किसका? गति का तीसरा नियम दर्शाता है आपका। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए क्या हो जाएगा। बल प्रकृति में अकेले भी कभी नहीं होता। जो बल है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु का आवेग P परिवर्तित हो रहा है तो आवेग के लिए सही समीकरण क्या होगा? आवेग इम्पल्स बराबर संवेग में परिवर्तन, J बराबर P2 माइनस P1 अपान dP आपका हो जाएगा, डेल्टा P आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन की किस गति पर आधारित है? तो तीसरे नियम पर आधारित आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान यम और ए के गुणनफल द्वारा प्राप्त होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? सामग्री और त्वरण के द्वारा आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे समय आपका शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य की और ऊर्जा की मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपके लिए हो जाएंगे। तो काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य बटे समय आपका कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा आपकी कहलाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यहाँ कथन संबंधित है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। किस पर? कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए क्या शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? स्थितिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी। पेड़ पर लटका नारियल, खींचा हुआ धनुष, गुलेल, स्प्रिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। ठीक है, आगे चलेंगे। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, यदि ऊर्जा है तभी कार्य होगा आपके आपसे। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो यहाँ क्या होता है? यह विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। तो कार्य बटे समय आपका हो जाएगा, W/T आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति की बात करेंगे तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होगी। ठीक है, हाँ सही बात है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपके लिए ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा आपकी होती है। P बराबर mgh आपका होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर mgh आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है उसकी कुल ऊर्जा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसके साथ वृद्धि क्या होगी? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे।
यूनिट मात्रक, मोशन गति, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रही नियमों में से एक नहीं है? तो सूर्य के चारों ओर, मतलब ध्यान दीजिए, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं समतली होती है, नहीं, आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती है? तो दूरी स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा, देखिए यहाँ पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसी बल के कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, आपका 3 और 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार के तुलना में 6 गुना अधिक होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, क्या है कि यम1 और यम2 द्रव्यमानों वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G(m1 m2 अपान r² आपका होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित, बिल्कुल सही बात है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल। पृथ्वी गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण आपका जी बराबर GM अपान r² आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, आपका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका होता है, ये आप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और गैलीलियो दूरबीन का नियम दिया था। कोपरनिकस सूर्य केंद्र आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है, किसका मात्रक होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है, नियम दिया गया केपलर के नियम के द्वारा दिया गया, सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का स्थान प्रत्येक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा प्रकृति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह का या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, सूत्र T² अनुक्रमाते r³ द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम ग्रह की कक्षा के कच्ची आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा में कच्ची आवर्तकाल की त्रिज्या से करता है? तो केपलर का तीसरा नियम आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन पर निर्भर करती है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले टोरिसेली द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? टोरिसेली के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। चलिए, तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल आपका होता है, बल बटे क्षेत्रफल आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दबाव का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ठीक है। दबाव का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल आपका होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। क्या, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पानी के जहाजों पर और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियमों को सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए 3 क्लास था, तो यहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।